अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा फौज़ मुबीन शेख अहमद रज़ा ख़ान की किताब का चौथा लेक्चर है, जिसके अंदर हम 4th पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आला हज़रत ने साइंस के फंडामेंटल डिस्कस किए हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चौथे पॉइंट में हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये। फरमाते हैं, साइंस कहती है, वेन एवर अ बॉडी रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर शेप इट इज अवर्स एट द टू द सेंटर। कि जब कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो वो सेंटर से दूर जाना चाहती है। टर्न अ स्टोन अराउंड योरसेल्फ हैविंग टाइड टू अ रोप। आप किसी पत्थर को रस्सी में बांधकर अपने चारों तरफ घुमाएं, इट विल टेंड टू लूज इटसेल्फ एंड गो अवे। तो वो दूर जाना चाहेगी। As much you revolve it fast, that much more it will want to loosen itself and will use more force to get loose. ये जितनी तेजी से घुमाएंगे तो उसका जो रिएक्शन है दूर जाने का वो उतना ज्यादा होगा। If it gets close, if it gets loose, it will go the straight way. And as much forcefully you have revolved it, with that much force it will fall away at that much more distance. कि जितनी तेजी से आप उसको, जितना दम लगा के उसको आप घुमाएंगे, वो उतनी ही फोर्सफुल तरीके से रिवॉल्व करेगा और उतनी ही दूर जाके गिरेगा। दिस इज द रिपल्सन ऑफ द स्टोन अगेंस्ट द सेंटर। सो यहाँ पर आला हजरत जो बात कर रहे हैं, वो जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि अगर सर्कुलर मोशन में हम किसी चीज को मूव करते हैं, अगर एक स्टोन को हमने मूव किया एक डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, ठीक है। और ये स्टोन जो है उसका जो रोटेशन है उसका रिलेशन दूरी से किस तरह से है और वो किस तरीके से मूव कर सकता है, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसके अंदर दो मेजर तरीके के फोर्स लगते हैं, ठीक है। एक तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और दूसरा लगता है अपोजिट की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के जो फोर्स हैं वो साइंस के फंडामेंटल के हिसाब से हम जानते हैं कि उसमें लगते हैं। मगर जो पॉइंट शेख अहमद रजा खान इसमें रेज करना चाह रहे हैं वो पॉइंट है ये लास्ट लाइन, दिस इज द रिपल्सन ऑफ द स्टोन अगेंस्ट द सेंटर। तो ये जो क्लेम है कि जो पत्थर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है वो दूर जाके गिरेगा इस वजह से क्योंकि वो स्टोन का रिपल्सन है अगेंस्ट द सेंटर। तो स्टोन का जो फोर्स है ये रिपल्सन फोर्स जो है ये बिकॉज ऑफ सेंटर है, ठीक। सो आला हजरत इन दो चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो वंस ये फंडामेंटल समझ में आ गया साइंस का, अब आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, मैं अब आला हजरत ने जो डिस्क्राइब किया है मैं उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आला हजरत ने सबसे पहले एक काम किया है कि इस सर्कुलर मोशन में अब वो अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं उसका। तो इस सर्कुलर मोशन के अंदर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, इस सर्कुलर मोशन के अंदर अगर स्टोन है यहाँ पर, हम एक मिनट के लिए हम ये जो फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं जो साइंस के हिसाब से लग रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, इसको भूल जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि चलो हम एक रस्सी में बांधकर सेंटर से वो है स्टोन को घुमाते हैं। तो आला हजरत फरमा रहे हैं कि इसमें जितने भी तरीके के फोर्स लग रहे हैं मैं उनको रिजॉल्व करता हूँ। रिजॉल्व मतलब जितने भी
कंपोनेंट है फोर्स के, यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ फोर्स इस स्टोन पर लग रहे हैं, इस मैकेनिज्म की वजह से, पत्थर को रस्सी में बांधकर घुमाने की वजह से, उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो कितने तरीके के फोर्स इस मैकेनिज्म में आला हजरत ने डिस्क्राइब किए हैं, वो है टोटल 13 फोर्सेस उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने इसको लिस्ट आउट कर दिया है। तो यहाँ पे है मुहर्रिका के हरकत पैदा करे, कि पहला जो चीज है इनमें मुहर्रिक है मतलब मूवर, कि जो हरकत पैदा करेगा किसके अंदर, स्टोन के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप हैं, इंसान है, तो बोल सकते हैं कि भाई इंसान इसको, पत्थर को रस्सी में बांधकर मूव कर रहा है। अब फरमा रहे कि ये जो यहाँ पर है मूवर, ये मूवर, इसकी दो किस्में हैं। ये अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। दो तरीके के मूवर हो सकते हैं कि जो किसी भी चीज में हरकत पैदा करें। ठीक है, अब किसी भी चीज में अगर हरकत पैदा करने के लिए अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। जैसे कि पहले के जो डिस्कशन हुए हैं उसमें हमने आ, इस मौजू पर भी बहस की थी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का क्या फंडा है। अब फरमाते हैं आला हज़रत कि अट्रैक्शन इट ब्रिंग्स द मूविंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड द कोर्सर, such as throwing a stone toward oneself, whether it is move it away or from the courser or bring it closer। यानी कि चाहे वो दूर जाए चाहे नजदीक आए, अट्रैक्शन अट्रैक्शन रहेगा। दूसरा है रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन आप जानते हैं। दूसरा जो यहाँ पर है वो है रसिस्टर। उसको आला हज़रत ने नाम लिया है हासिरा, कि हरकत को बढ़ने न दे। यानी कि ये जो फोर्स है रसिस्टर, वो हरकत को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो स्टोन है वो स्टोन एक सर्कुलर पाथ में ही जा रहा है, तो ये जो रिस्ट्रेनर है कि जो उसको रोक के रखे हुए है कि वो एक सर्कुलर में ही जाए या किसी स्ट्रेट लाइन में ही जाए। ठीक है, तो इसको रेसिस्टर बोला गया है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस है यहाँ पर, उसके ऊपर से अगर बॉल गिराया जाए और आपने हाथ लगाकर यहाँ पे या कुछ स्टोन रख के रोक दिया, तो वो इसी पाथ में रहेगा और ये रेसिस्टर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तीसरा में आते हैं मुलक्का। ये तीसरा फोर्स इसमें लग रहा है। मसलन पत्थर को जमीन से मिला मिला अपनी तरफ लाओ या आगे सरकाओ। यहाँ पर कि आप स्टोन जमीन पर रखे हुए हैं और उसको फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहे हैं या उसको आगे कर रहे हैं, मुलक्का है मसलन। अब मुलक्का की दो किस्में उन्होंने बयान की हैं, मनहिया और कासिरा। मनहिया क्या है कि मुतहर्रिक को मुंतहाए मकसद तक पहुंचाए, यानी कि जो चीज मुतहर्रिक है, जो घूम रही है, मूव कर रही है, उसको मकसद तक पहुंचाए अपने। ठीक है, कासिरा के कमी रखे कि वो अपने मकसद तक ना पहुंचा पाए। ठीक है, ये जो दो जो टाइप डिस्क्राइब की है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चौथे पे आते हैं कि एंड बेस्ड ऑन यूनिटी एंड मल्टीप्लिसिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस, टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स। ओके, कि जो लिया जा सकता है। वो कौन से पाथ लिए जा सकते हैं? पहला, मुस्बत के एक ही खत पर रखें, पॉजिटिव विच रिमेन्स ऑन द सेम लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन का मोशन जैसा भी हो। और दूसरा, नकला के हरकत के खत बदल दे, यानी ट्रांसलेटरी मोशन विच चेंजेस द पाथ ऑफ द मोशन। ठीक है, कि जैसे अगर ये मूव कर रहा है तो कैसे इसको अगर इस डायरेक्शन में मोड़ दिया गया तो वो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगी, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। अब ये जो लास्ट के जो फोर्स बताए हैं यहाँ पर चौथे में, इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव और
पॉजिटिव लाइन में जो मोशन है और ट्रांसलेटरी है, इसको दो में बांटा गया है और जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि समझ लो कि ये जो फिगर है, नीचे हम चलते हैं, इसको भी नीचे ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। So, for example, in the figure below, when a stone is thrown from A to C, मान लीजिए स्टोन को यहाँ से C की तरफ फेंका गया and it reaches B, और जब ये B को पहुंचता है तो if it is thrown back to E by hitting it with a stick, कि अगर यहाँ से डंडे से मार कर, जैसे आपने यहाँ से स्टोन यहाँ से इस तरफ फेंका और जैसे यहाँ पहुंचा, यहाँ से डंडे से मार दिया और इसको E की तरफ भेज दिया, तो ये जो चेंज हुआ है डायरेक्शन के अंदर, ये ट्रांसलेटरी रिपल्शन कहलाता है। और इसको मुझे लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है, पर इसको कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था, मगर इसको आप बाय फेस पे ना लें। सो ये एक ट्रांसलेटरी रिपल्शन हो गया। इन दिस मोशन, अब सपोज करें कि यहाँ से इसको मार के आप ई की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, और जब ये डी पे पहुंचा इस पोजीशन पर, if it is pull towards F, कि इसको F की तरफ पुल कर लिया गया, दिस इज ट्रांसलेटरी अट्रैक्शन। ठीक है, या बी पर तो स्टिक से मारा गया था, इस वजह से इस तरह गया, तो ट्रांसलेटरी रिपल्सन था वो। डी पे इसको खींचा गया है किधर, ए की तरफ, इन द पाथ ऑफ एफ, तो वो ट्रांसलेटरी अट्रैक्शन है। आगे चलते हैं, एंड इफ थ्रोन टुवर्ड्स सी, कि अगर सी की तरफ भेजा गया, एंड पुल टुवर्ड्स ए फ्रॉम बी, और जैसे ही ये बी पे पहुंचा, जैसे यहाँ पे स्टोन है, इसको इस तरफ भेजा, मगर जैसे ही यहाँ पहुंचा इसको वापस खींच लिया गया, देन वाज पॉजिटिव रिपल्सन, कि यहां से रिपल्स हो गया, विच वाज टेकन बैक अलोंग द सेम लाइन, क्योंकि जैसे ही इस लाइन पे वो गया था, वापस उसी लाइन में वापस आ गया, एंड ए बिकम पॉजिटिव अट्रैक्शन इन रिटर्न। तो ये ए जो है वो पॉजिटिव अट्रैक्शन बन गया, और जो बी है वो पॉजिटिव रिपल्सन बन गया, क्योंकि यहां से वो पत्थर वापस आ गया और ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के टोटल 13 फोर्सेस आला हजरत ने निकाले हैं इसके अंदर से, कि अगर कोई पत्थर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसमें कितने फोर्स लगेंगे। ठीक है, अब ये 13 फोर्सेस को जब उन्होंने डिफाइन कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उनके कोटेशन पे आता हूँ कि वो क्या लिखते हैं, उसको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। ठीक है, thus all these have total to 13, के 13 हो गए। Out of this, in one type, when the stone is revolved around the head and thrown away, and here it is where the attraction has nothing to do with, because it has not to attract it and bring it toward itself, but only to restrict its purpose। कि इन 13 में से वन टाइप ऑफ जो फोर्स है वो सर्कुलर मोशन में मूव करने का है स्टोन को, मगर ये जो मूव करने का जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स का मकसद होता है अपनी तरफ खींचना, सेंटर की तरफ खींचना, मगर यहाँ पर पर्पस स्टोन को घुमाना है एक पाथ में, सर्कुलर पाथ में, ना कि सेंटर की तरफ खींचना है। तो इस वजह से आला हज़रत फरमा रहे हैं कि जब स्टोन एक पाथ में मूव कर रहा है, जो उसका पर्पस है, पर्पस क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कराना, ना कि उसको सेंटर की तरफ खींचना, जो कि अट्रैक्शन को दिखाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि पर्पस नहीं है अट्रैक्शन का यहाँ पे, तो अट्रैक्शन कहाँ से आ गया। पर्पस है सर्कुलर मोशन में घुमाना। बाकी आउट ऑफ द रिमेनिंग 7, कि बाकी जो 7 फोर्सेस जो डिस्क्राइब किए ऊपर, 4 अट्रैक्शन रिपल्शन के उसको हटा के, ओनली 4 फोर्सेस आर वर्किंग, ओनली 4 फोर्स ही काम कर रहे हैं। ठीक है, 13 में से
One is the resistor or the restrainer and other three are repulsive, i.e. prohibitory, lifter and translatory. अब इसको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है, मगर ये वही चीजें जो हमने ऊपर उर्दू में जो फोर्सेस के नाम हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करें। थ्रो अवे द स्टोन टू सच अ डिस्टेंस दैट द रोप इज टाइटन एंड स्ट्रेच फुली, दिस विल बी प्रोहिबिटरी। यानी कि आपने रोप ली, उसको एकदम स्ट्रेट कर दिया, ठीक है, सो ये प्रोहिबिटरी फोर्स हो गया, कि मतलब अब प्रोहिबिट कर रहा है रोप को कि वो स्ट्रेच ना हो, उसको लूज ना रह जाए। सेकेंड, कीप योर हैंड रेट सो दैट इट शुड नॉट फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। दूसरा, आपने अपना हाथ लिया, हाथ लेके उसको अप कर लिया और रोप को पकड़ा हुआ है, समझ लीजिए ऐसे, अभी यहाँ पे है रोप, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया लिफ्टर, लिफ्टर फोर्स। कीप योर हैंड रिवॉल्विंग अराउंड योर हेड सो दैट द लाइन ऑफ मोशन गो ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम। अब यहां से आप रिवॉल्व करना शुरू किए, ठीक है। सो अब जब रिवॉल्व करना शुरू हुए तो एवरी टाइम पे हर हर पॉइंट पे यहां पर ये लाइन ऑफ मोशन जो है वो चेंज होता जाएगा हर हर टाइम पर, ठीक है। दिस विल बी ट्रांसलेटरी फोर्स। और ये जो मोशन जो यहाँ पे चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे डायरेक्शन, वो ट्रांसलेटरी फोर्स है। Let this power be constant so that the rope may not get loose and it may not come towards the earth, and also it should not stop having stretch to one side, and it is here the force of repulsion is working, and its duty is to keep giving the body stone motion of a straight line. तो अब मान लिया कि ये जो तीनों जो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं वो कांस्टेंट हैं और पत्थर सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है। तो ऐसे सिनारियो में रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि उसका जो पर्पस है यहाँ पर, जो हमने डिस्कस किया, पर्पस जो है उसको हर वक्त, यानी यानी यहाँ पर है तो उसको स्ट्रेट लाइन में मोशन देना है, इस यहाँ पर। अगर वो यहाँ है तो उसको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में मोशन देना है, यहाँ है तो उसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन देना है। तो जो पर्पस है रिपल्सन का और जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, वो पाथ है जिसमें स्टोन मूव करेगा, और वो पाथ सर्कुलर, और वो कैसे होगा, वो एक इंडिविजुअल जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से होगा, जो हर वक्त में अलग अलग सर्कल के पॉइंट पर हमें मिलेगी। Hence, it is bound to go to the same direction from the first type of repulsion, and at every translatory point it may take again the same straight direction. तो जैसे ही वो ट्रांसलेटरी पॉइंट चेंज होगा, एक से यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो वो लाइन होगी, तो इसी वजह से ये सर्कुलर मोशन में जाता रहेगा। बट द रोप which the prohibitory force has kept tightened and the lifter has kept its weights and the transient power that is changing its course. मगर ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये इसकी वजह से हो रहा है, रोप है वहां पर, और वहां पर फोर्स जो लगाया गया है और जो ट्रांसलेटरी पावर प्रोवाइड की गई, उसकी वजह से ये चीजें वजूद में आ रही हैं यहाँ पर। ऑल ऑफ देम आर बेंट अपॉन नॉट टू अलाउ इट गो अहेड। ये तीनों चारों चीजें मिलकर इसको रोके रखी हैं इस पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर। हेल्पलेसली ऑल द रिपल्सिव एंड ट्रांसलेटेड फोर्सेस आर रेस्ट्रिक्टेड टू दिस लिमिट। और ये जो लिमिट यहाँ पर डिफाइन की गई, ये जो रेडियस है, ये रेडियस, ये बाकी की जो तीन पावर, जो चार पावर हमने डिस्कस की, उसकी वजह से रेस्ट्रिक्ट है रेडियस। ये रेडियस रेस्ट्रिक्ट है, तो अगर ये रेडियस शुरू में अगर 5 मीटर थी, तो वो 2 दिन बाद ही 5 मीटर ही रहेगी, वो नहीं चेंज होगी।
एंड द मैन हु इज एट द सेंटर इज एट द सेम डिस्टेंस एवरी टाइम, वो हर समय सेम डिस्टेंस पे है. दिस इज द रेसिस्टर और द रेजिस्टेंस हुज वर्क इज टेकन इन द गेज ओवरऑल. कि ये जो मैन है जिसने अपनी पावर से ये सब कर रखा है, वही पावर रोप के अंदर जा रही है और जो उसको घुमा रही है. इट फॉर्म द शेप ऑफ सर्कल. तो इसकी वजह से वो सर्कल का शेप बना. टू सपोर्ट सपोज इट एट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट नथिंग बट इग्नोरेंस एंड मैडनेस. अब इसको, इन सिनारियो को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझना ये सही नहीं है. हियर द अट्रैक्शन हैज नथिंग टू डू एक्चुअली. यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स का कोई लेना देना नहीं है. एंड देयर इज नथिंग इन द स्टोन सच एज अट्रैक्शन और रिपल्सन. तो जो पॉइंट है, स्टोन के अंदर अपना खुद का कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स नहीं है. कि जो अभी हम पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया था कि एवरीबॉडी हैज बाय नेचर कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, रिपल्स करती है. ऑन द कॉन्ट्रेरी हियर द फोर्सेज ऑफ रिस्ट्रेनर एंड द रिपल्सिव, कि ये जो फोर्सेस हमने जो चार डिस्कस किए वो काम कर रहे हैं. देयर विल बी एज मच रेसिस्टेंट एज मच पावर यू अप्लाई. कि जितना हम पावर अप्लाई करेंगे उतना रेसिस्टेंट रहेगा. रेजिस्टेंस क्यों रहेगा? क्योंकि उसको पर्पस प्रोवाइड कर रहा है. पर्पस क्या है? सर्कुलर पाथ में घुमाना. एंड इट विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड दैट द स्टोन इज गोइंग अवे विद दैट मच पावर, ऑल्दो इट इज नॉट इट्स अर्ज टू डू सो और नॉट इट्स ओन पावर टू डू सो. कि जितनी पावर से घुमाएंगे उतनी पावर के साथ में वो घूमेगा, जबकि पत्थर का अपना कोई इंटेलेक्चुअल डिसीजन नहीं है ये कि वो उस दायरे में जाए. ठीक है, इस दायरे में जाने का पत्थर का अपना कोई डिसीजन नहीं, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल बीइंग नहीं है. नॉट एन इंटेलेक्चुअल बीइंग. और ना इसके पास पावर है. ये घूम इसलिए रहा है कि मैन जो है यहाँ पर, ये जो मूवर है, वो उसको पावर प्रोवाइड कर रहा है. बट इट इज द पावर ऑफ योर रेसिस्टेंस टू विच यू आर सपोजिंग द पावर ऑफ रिपल्सन. कि जो तुम पावर ऑफ रिपल्सन को ले रहे हो, एक्चुअली में वो पावर रेसिस्टेंस है. ठीक. अब यहाँ पर वो नोट कर रहे हैं, इस चीज को नोट किया जाए, दैट here the words of those people are misleading and ambiguous who generally name this power as a repulsion toward the center. कि कुछ लोग और जो साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि ये जो पावर जो यहाँ पे लग रही है सेंटर की तरफ, तो पावर ऑफ एज अ रिपल्सन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, कि जो सेंटर की तरफ पावर लग रही है, यहाँ पे उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कह सकते हैं. ओनली बट they have all the while taken repulsion for the repulsion toward the sun. और इसी वजह से कि रिपल्सन जो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह लिया गया है, वो सन के मामले में भी उन्होंने ऐसा ही लिया है. एंड और नंबर 18 they have assumed the sun to be the center of it. यहाँ पर मैन सेंटर में था और जब सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे सन सेंटर में आ जाता है. तो यही फंडा जो सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने में लिया गया है एज अ स्टोन एग्जाम्पल, वही सेम कॉन्सेप्ट साइंस ने सोलर सिस्टम में भी लगाया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनकी वजह से सोलर सिस्टम में मूवमेंट हो रही है. ठीक है, अब उसके आगे फरमाते हैं that they want the reality to be on this line because the body will refrain from the effect of the attraction due to its power of centralization, and so it will be averse to the power of repulsion, and due to the combination of these two it will rotate around it, of which the description is following in the next pages. अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट साइंस ने डिस्क्राइब किया है सर्कुलर मोशन का स्टोन को एग्जांपल लेकर, अब वो लोग कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है.
दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो ये आला हज़रत का जो चौथा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ लेंगे। ये मूव कैसे कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के कॉम्बिनेशन से ना वो स्टोन अंदर आ पा रहा है, ना वो बाहर जा पा रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि इसके बैलेंस की वजह से ये जो पत्थर है, ये यहाँ पे अर्थ बोल लें आप, वो इस स्ट्रेट लाइन में जाता है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये सो ये अट्रैक्शन लग रहा है और अगर ये सेंट्रिप यहाँ पे रिपल्शन लग रहा है। तो क्योंकि ये दोनों बैलेंस हैं तो वो इस लाइन में जाता है और जैसे ही इस लाइन में जाता है फिर से वही बात आ जाती है। ठीक है, तो फिर अगेन इस लाइन में चला जाता है। तो ये जो ट्रांसलेटरी पॉइंट है जो आला हज़रत ने बयान किए थे उसकी वजह से इधर जा रहा है, मगर आला हज़रत के केस में ये ट्रांसलेटरी पॉइंट जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से नहीं है, वो रेसिस्टेंट की वजह से है। और वो कहाँ से आ रहा है वो पावर मैन से आ रहा है। ठीक है, तो मैन से वो पावर आ रहा है तो हमारे पास एक मैकेनिकल एक कॉज मौजूद है जो इसको पावर प्रोवाइड कर रहा है। मगर जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं और अगर सन को सेंटर में लें, यहाँ पे किसी प्लैनेट को रखें, तो ये जो रेसिस्टेंस की पावर है वो कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो मैकेनिकल कॉज तो नहीं है, ना कोई रस्सी बंधी हुई है, तो वो कैसे घूम रही है? ठीक है, तो आला हजरत सर्कुलर मोशन का जो फंडा उस पे क्रिटिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही जो कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में इस्तेमाल किए गए हैं वही सोलर सिस्टम के मूवमेंट में इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है सन और प्लैनेट के बीच में कि उसको घुमाए। सन के अंदर पावर कहाँ से घुमाने की? मैकेनिकल कॉज पत्थर के केस में हमारे पास है क्योंकि हम उसे घुमा रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस को जो रिजॉल्व किया है आला हजरत ने इसके अंदर, वो वहां पर अट्रैक्शन को निगेट कर रहे हैं कि अगर अट्रैक्शन को निगेट कर दिया तो रिपल्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन एक साथ में लगेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। तो जब अट्रैक्शन नहीं है तो रिपल्शन भी नहीं है, इसलिए वो उसको रेसिस्टेंट बोलेंगे। रेसिस्ट मतलब उसको पर्पस की तरफ ले जा रहा है। यहाँ पे जो ओनली रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन इन द सेंस कि वो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस टू गो बियॉन्ड दिस लिमिट। ये जो सर्कुलर पाथ है बियॉन्ड दिस लिमिट। ठीक, अब ये जो पॉइंट है साइंस का कि अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से रोटेट हो रही है चीजें सोलर सिस्टम के अंदर, उसका जो ये पॉइंट है उसका डिस्कशन जो है वो कॉन्सेप्ट 5 में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट डिस्कशन है उसके अंदर। सो अगेन इसको पढ़ लेते हैं। That they want the reality to be on this line because the body will refrain from the effect of the attraction due to its power of centralization, and so it will be averse to the power of repulsion, and due to the combination of these two it will rotate around it, of which the description is following in the next page. Until it had not revolved, where was the center because of which there would have been the repulsion? कि जब घुमाया नहीं गया था तब तक कहाँ था वो रिपल्सन फोर्स जिसकी वजह से आप बता रहे हैं कि ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में? That will be specified only after the rotation had been completed. ये रिपल्सन फोर्स तभी आएगा जब रोटेशन एक बार शुरू हो गया। मगर वो शुरू कैसे हुआ? और यही क्वेश्चन यहाँ पे आता है सोलर सिस्टम के अंदर कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड विदाउट द कॉज। बट वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटर एंड द सन इन द चैप्टर 1। तो ये सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सन के ऊपर, वो चैप्टर 1 के अंदर आला हज़रत डिस्कस करेंगे। उसकी बहुत जबरदस्त बहस है बिकॉज ऑफ देयर मिसलीडिंग कंटेंशन। कि जो कंटेंशन जो उन्होंने सोच रखा है कि ऐसा हो सकता है, उसके बारे में चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। तो आप समझ लिया चैप्टर 4 में सर्कुलर मोशन के ऊपर आला हज़रत ने अपनी
राय पेश की है और यहाँ पर वो डिनाई करें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो उस तरीके का जो रिपल्शन फोर्स वहाँ पे लगना चाहिए अट्रैक्शन के अपोजिट में, वो नहीं लग रहा, वहाँ पे रेसिस्टेंट फोर्स लग रहा है जिसको उन्होंने रिपल्शन ले लिया है। ठीक है? आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी इंशाअल्लाह, और नहीं समझ में आई हैं तो फिर से दोबारा देखें इसको और इसको शेयर करें और किताब भी पढ़ें इंशाअल्लाह।